गुड मॉर्निंग बच्चों। इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आज फिर पुनः आप सभी का अपने इस नए वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमने कक्षा में डायरी विधा पर चर्चा करनी है और पाठ्यक्रम में विशेषकर हमें मोहन राकेश की जो डायरी है उसके बारे में हमें विचार विमर्श करना है। पर इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स को बहुत पसंद किया। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक्स जो हैं वो मुझे उत्साहित करते हैं और जल्दी से जल्दी फिर आपसे मिलने के लिए मैं उत्साहित हो जाता हूँ। विद्यार्थियों, आज की ये जो वीडियो लेक्चर है इसका कोर्स कोड BHDLA 138 और इसकी इकाई जो है वह 7। इकाई का नाम डायरी। विशेषकर हमने इसमें मोहन राकेश के बारे में, मोहन राकेश की डायरी के बारे में पढ़ना है। इसके अतिरिक्त हम लोग इस कक्षा में, इस वीडियो लेक्चर में डायरी विधा की प्रमुख विशेषताओं, डायरी कैसे और कब लिखी जाती है, इसकी साहित्यिक विधा क्या है, मोहन राकेश जी की डायरी की विशेषताएं क्या हैं, और इसके साथ साथ डायरी जो विधा है वह दूसरी विधाओं से किस प्रकार भिन्न है, हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे और सरल माध्यम से, साधारण भाषा से आपको यह सब समझा सकूं। बेटे, जब हम डायरी की बात करते हैं, डायरी लिखना कई लोगों की आदत होती है और डायरी विधा कोई बहुत पुरानी विधा नहीं है। हम लोग यह कह सकते हैं कि डायरी जो है उसमें मानव जो है, व्यक्ति जो है, वो अपनी एक तरह की जो दिन में उसने कामकाज किया, जो दिन में उसने कार्य किया, या दिन भर उसके साथ जो भी हुआ वो सबका वर्णन, उन सबका वर्णन वह क्या करता है, अपनी डायरी में लिख लेता है। समाज को तरह तरह से प्रभावित करने वाले लोग जब डायरी लिखते हैं तो उनको पढ़ने से हमें नई दृष्टि, नए विचार और नया दृष्टिकोण मिलता है। मोहन राकेश की नई कहानी, मोहन राकेश जी भी जो हैं वो नई कहानी दौर के एक प्रमुख कथाकार हैं, कहानीकार हैं। उन्होंने केवल कहानियां ही नहीं अपितु नाटक, उपन्यास भी बहुत लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटक जो है वो साहित्यिक और रंगमंचीय दोनों दृष्टियों से कालजयी कृतियां मोहन राकेश की मानी जाती हैं। इसके साथ ही अंधेरे बंद कमरे उपन्यास की गणना भी हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासों में की जाती है। मोहन राकेश द्वारा लिखी गई डायरी उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। इस डायरी को पढ़ने से मोहन राकेश के व्यक्तित्व के कई अनजाने पक्ष, कई अनजाने पहलू जो हैं वो पाठक के सामने प्रस्तुत होते हैं। देखिए, अगर कोई विद्यार्थी मोहन राकेश को लेकर PhD मान लो कर रहा है, रिसर्च कर रहा है ना, कोई विद्यार्थी किसी लेखक को लेकर रिसर्च करता है तो एक तो हम लोग बात करते हैं कि लेखक का जीवन परिचय। अभी भी बहुत से ऐसे साहित्यकार हैं, लेखक हैं जिनके बारे में जो हिंदी साहित्य है या हिंदी का विद्यार्थी है वो पूरी तरह से नहीं जानता। या हम बहुत से साहित्यकारों के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में जानते हैं और कुछ से हम अभी भी अनभिज्ञ हैं। तो अगर
ऐसे लेखकों की लिखी हुई कोई अपनी डायरी, ऐसे लेखकों का लिखा हुआ कोई अपना पत्र या कोई ऐसी जानकारी जो उन्होंने खुद लिखी हो, जब हमें वह प्राप्त हो जाती है तो हमारा दृष्टिकोण जो है लेखक के प्रति बदल जाता है। हमें लेखक के साथ जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियाँ, विशेष जानकारियाँ भी मिल जाती हैं, जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ावा होता है, बढ़ोतरी होती है। तो डायरी भी उन्हीं विधाओं में से एक है। ठीक है। एक लेखक और एक व्यक्ति के रूप में उसका आत्मसंघर्ष का चित्रण पाठकों के सामने डायरी के माध्यम से प्रस्तुत होता है, उपस्थित होता है। ठीक है बेटे। अब जब हम बात करते हैं कि डायरी जो है वह गद्य साहित्य की एक विशेष विधा है। इसमें लेखक जो है आत्म साक्षात्कार करता है। आत्म साक्षात मतलब हम कहते हैं ना, साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? इंटरव्यू। लेकिन यहाँ जो लेखक है वह आत्म साक्षात अपने आप से बात कर रहा है, और जो उसके साथ घटित हुआ, चाहे वो अच्छी घटनाएं हों, चाहे वो बुरी घटनाएं हों, या जो कुछ भी जीवन में उसके आज के दिन उसके जीवन में जो जो पड़ाव आए, जो जो बातें हुई, उन सब के बारे में वह डायरी में लिखता है। वह अपने आप से संप्रेषण की स्थिति में होता है। वह स्वयं ही लेखक होता है और स्वयं ही पाठक। लिख भी खुद ही रहा है डायरी, और लिखते समय उसको पढ़ता भी है, या लिखने के बाद वह उसको एक बार पढ़ता भी है। ठीक है। तो यह जो डायरी विधा है यह लेखक के नितांत निजी अनुभव है। यह उसके जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं। आधुनिक काल में भी कुछ ऐसी गद्य विधाएं विकसित हुई जिनकी रचना का आधार कल्पना नहीं वरन वास्तविक अनुभव होते हैं। तो डायरी जो है वो ऐसी ही एक विधा है। लेखक वास्तविक तथ्यात्मक घटना का वर्णन करता है, तब भी इनमें साहित्यिक सौंदर्य जो है उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। डायरी, पत्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, ऐसी अनेकों विधाएं जो हैं वो कथेतर गद्य विधाएं कहलाती हैं। इनमें वर्णित की गई घटनाएं लेखक की कल्पना की उपज नहीं होती, अपितु उसके जीवन में सचमुच घटित हुई होती हैं। तो यह कोई लेखक की कल्पना नहीं है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तथ्यों के साथ यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो यह जीवन में जो सचमुच उसके व्याप्त हुआ है उसका आंकलन है। तो साहित्यिक सौंदर्य के आधार पर डायरी जो है उसे हम एक महत्वपूर्ण विधा बोल सकते हैं। अब डायरी लिखने के लिए बेटे कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, या डायरी लिखने के लिए लेखक का कोई व्याकरणिक नियमों का जानकार होना अधिक आवश्यक नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि किसी रचना को लिखने के लिए लेखक को व्याकरणिक नियमों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन डायरी विधा में लेखक डायरी क्यों लिख रहा है? क्या वो किसी और के लिए लिख रहा है? नहीं, वो तो केवल अपने लिए लिख रहा है, और उसका कोई ऐसा मंतव्य भी नहीं है कि वो उस डायरी को छपवाना चाहता है या उस डायरी को पाठक के लिए लिख रहा है। वो डायरी तो केवल अपने लिए लिख रहा है। ठीक है। अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए वो डायरी लिख रहा है। अपने रोज़मर्रा के अनुभव जो हैं उसके, रोज़ ज़िंदगी में वो जो झेल रहा है, जो वो देख रहा है, ठीक है, जिसे वो स्वयं पर, अपने आप पर ढाल रहा है, ओढ़ रहा है, वह उन सब बातों को डायरी में शामिल करता है। और अगर हम बेटे बात करें कि क्या इसके लिए को वो बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, नहीं, वो साधारण और सरल शब्दों में जो उसके मन में आया वो लिख रहा है।
क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य डायरी को छपवाना नहीं है, उसका उद्देश्य डायरी किसी को दिखाना नहीं है, उसका उद्देश्य डायरी को आधार बनाकर कोई प्रशंसा पत्र लेना नहीं है। तो डायरी तो वो केवल अपने लिए, ठीक है, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए लिख रहा है, ठीक है। तो डायरी जो है वो लेखक का नितांत निजी अनुभव है, निजी लेखन है, ठीक है। यह सिर्फ उसके अपने लिए है। डायरी में व्यक्ति सहज घटनाओं और अनुभवों का वर्णन नहीं करता, वह केवल इसमें अपने घटनाओं या केवल अनुभवों का वर्णन नहीं करता, वह उसके माध्यम से आत्मविश्लेषण करता है, वह उनसे अपने लिए सबक लेता है। डायरी का लेखन लेखक सिर्फ अपने लिए करता है, इसलिए वह डायरी में अपने और दूसरों के बारे में ज़्यादा बेबाकी और निर्ममता से लिख सकता है। आमतौर पर क्या होता है कि डायरी लिखने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसमें सब कुछ ईमानदारी से लिखेगा। अब ईमानदारी से लिखना तो डायरी की एक बुनियादी शर्त है, क्योंकि विद्यार्थियों, बच्चों, समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी है जो डायरी लिख रहा है, या आप ये सोचते हो कि आज से मैं या अभी से मेरे जीवन में रोज़ रोज़ मेरे साथ जो जो कुछ होगा, मेरे साथ कुछ अच्छा होगा तो भी, मेरे साथ कुछ बुरा होगा तो भी, मेरे किसी व्यक्ति को लेकर कैसे विचार हैं, या आज दिन भर में दिनचर्या में मैंने क्या क्या किया, तो इन सब को मैं अपने डायरी में लिखूंगा या लिखूंगी। तो उससे मुझे सबक क्या मिलेगा? मान लो आज एक दिन ऐसा निकला जिस दिन मैंने कोई कार्य नहीं किया, तो मुझे जब मैं डायरी लिखूंगा या लिखूंगी तो मुझे यह सबक मिलेगा, मुझे यह संदेश मिलेगा कि आज दिन भर मैंने अपना समय जो है वो फालतू की चीज़ों में या फालतू की बातों में खराब किया है। आज दिन भर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, या आज दिन भर मैंने कोई कक्षा नहीं लगाई, आज दिन भर मैंने पढ़ाई नहीं की, आज मैंने अपने माता पिता की सहायता नहीं की किसी काम में। तो ऐसी बहुत सी बातें जो हैं, ये क्या हुआ, ये हमारा आत्मविश्लेषण हो गया, हमारा खुद से एक रिश्ता, खुद से एक जुड़ाव हो गया, जहां हम ये समझ पाए कि हमने क्या क्या जीवन में या क्या क्या दिन में गलतियां की, और उन गलतियों से सीखकर आगे हम भविष्य में ऐसी गलती, ऐसी त्रुटि ना करें, उससे हमने सीख ली। तो ये है डायरी का एक छोटा सा प्रारूप, जिसमें हम केवल सत्य लिखते हैं। और सत्य क्यों लिखते हैं? क्योंकि वह सत्य हमने किसी को दिखाना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है, वह केवल हमारे लिए है, ठीक है। तो डायरी में बेटे यह भी समझना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि कोई भी पाठक किसी भी लेखक की डायरी को शिल्प की उत्कर्षता के लिए नहीं पढ़ता, वह उससे लेखक के उस रूप को खोजना चाहता है जो अब तक उससे छिपा हुआ है। लेखकीय व्यक्तित्व का यह प्रकाशन भी डायरी में भाषा के माध्यम से होता है, इसलिए डायरी में भाषा के रचनात्मक उपयोग का केंद्रीय महत्व होता है, ठीक है। डायरी जो है उसमें जो हम बात करें कि केवल जो हमारे निजी अनुभव हैं, जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई आज की घटनाएं हैं, उन्हीं को हम बिल्कुल सरल भाषा में व्यक्त कर देते हैं, लिख देते हैं। अब डायरी की जो प्रमुख विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो जो मोहन राकेश की जो डायरी जिसके बारे में हम चर्चा हमने करनी है, तो 2 दिन की यह डायरी है। 2 दिन की इस डायरी में लेखक ने अपने अकेलेपन की जो पीड़ा थी उसके अंदर जो भावनात्मक रिक्तता थी, जो खालीपन था, उसको वर्णन किया है। 2 दिन की इस डायरी में मोहन राकेश ने अपने अकेलेपन की पीड़ा,
अपने खालीपन और उसका जो एक भावनात्मक रिश्ता है, उसके जीवन में जो एक भावनात्मक रिक्तता है, खालीपन है, सूनापन है, उसके बारे में लेखक हमें बताता है या उसके बारे में लेखक लिखता है। जैसे एक उदाहरण, जिससे इस सब की आशा थी, ये डायरी की ही कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के सुना रहा हूं। जिससे इस सब की आशा थी, उसने तो उस दिन रेखा खींच दी। अब ये वाक्य जो है, जब आप इसे पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको एक अधूरापन सा नहीं लगेगा इसमें? अधूरापन क्या? अब जिससे मतलब किससे, प्रश्न चिन्ह आ गया। उसने तो उस दिन मतलब किस दिन, प्रश्न चिन्ह आ गया, है ना। तो वाक्य जो है इसे हम अधूरा मानते हैं, संपूर्ण हम नहीं मानते, क्योंकि इस वाक्य को या इस वाक्य के उत्तर को केवल लेखक जानता है और उसके साथ तो ये घटना हुई है, तो वह तो अपने आप ही समझ जाएगा कि वह किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन पाठक नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो डायरी की ये एक विशेषता है। ठीक है, अब डायरी में वर्णित ऐसी जो मानसिक प्रतिक्रियाओं से हमारे सामने लेखक के एक ऐसे रूप में, एक ऐसे भावुक व्यक्ति की तस्वीर उभरती है जो रिश्तों की ऊष्मा में जीना चाहता है, रिश्तों की गर्माहट में जीना चाहता है। रिश्ते माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, पति पत्नी, ये क्या है? रिश्ते हैं। तो लेखक जो है वो एक व्यक्ति की चाहत, जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके, उसकी चाहत, और रिश्तों की ऊष्मा में वह जीना चाहता है, रिश्तों पर निर्भर रहना चाहता है। वह चाहता है कि किसी का हाथ चाय की प्याली लाकर दे। वह चाहता है कि वह किसी के साथ बैठकर धीमी आवाज में मीठी मीठी बातें करे, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं है। इसके अभाव में पीड़ा है, दर्द है। ठीक है, तो इसी पीड़ा और इसी दर्द से पाठक जो है वो अवगत होता है, और इस पीड़ा को, इस दर्द को मानव को समझाना या मानव को बताना भाषा के माध्यम से अत्यंत मुश्किल कार्य है। किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है, कोई शोक की बात हो गई, तो हम लोग कहते हैं कि मैं आपके दर्द को समझता हूँ या मैं आपके दर्द को समझती हूँ। लेकिन कैसे समझा? क्योंकि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जीवन में हम भी उसी मोड़ से गुजरे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसका दर्द, कि उसको आज उनके घर में पिता की मृत्यु हो गई, तो उसके बेटे को, उसकी बेटियों को या उसकी पत्नी को किस प्रकार का दर्द महसूस हो रहा होगा, उनके अंदर कितना दुख, कितनी पीड़ा होगी, उसे हम तभी समझ सकते हैं जब हम खुद कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं। ठीक है, बातों में या भाषा के माध्यम से यह दुख व्यक्त करना अत्यंत मुश्किल है। मोहन राकेश की ये जो डायरी है, 2 दिन की इस डायरी में निरंतरता है। जो दर्द पहले की दिन की डायरी में है, वही दूसरे दिन भी मौजूद है। इस दिन वीना को पत्र लिखा गया, इस पत्र में भी वही आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार के रूप में लिखी गई इस डायरी में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। लेखक किसी अन्य को संबोधित नहीं करता, इसलिए इसमें औपचारिक लेखन की दृष्टि से अनेक कमियां जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं। लेकिन उस एक दिन लेखक क्या महसूस करता है, इसकी तस्वीर जो है उस दिन डायरी में पूरी तरह से उपलब्ध है, क्योंकि डायरी जो है वो लेखक ने अपनी आत्मा से लिखी। आत्मा से लिखने का मतलब कि जो उसके अंदर
पीड़ा भरी हुई थी, जो उसके अंदर दुख भरा हुआ था, है ना, वो सब पीड़ा, वो सब दुख उसने अपने भावों और विचारों के जरिए अपनी डायरी पर उतार दी। ठीक है। और डायरी लेखन की बेटे यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि डायरी में हम अपने भीतर छिपे हुए किसी भी खुशी को या किसी भी गम को, दुख को, त्रासदी को हम लोग क्या करते हैं कि अपने भीतर का जितना उबाल है हमारे अंदर किसी चीज़ को लेकर, वो सब हम अपनी लेखनी में उतार देते हैं। डायरी आत्म साक्षात्कार की विधा है। इसमें व्यक्ति जो है वो अपने आप से संवाद करता है, वो किसी और से बातचीत नहीं कर रहा, वह किसी और से पूछकर नहीं लिख रहा, वह कहीं से पढ़कर कुछ नहीं लिख रहा, बल्कि जो उसके मन के भीतर आ रहा है उसी के बारे में वो लिख रहा है। अब मोहन राकेश की जो डायरी है, इस डायरी में भी डायरी के अंश में 2 दिन की लेखक की मनस्थिति जो है उसका चित्रण जो है वो किया गया है। यह डायरी बेटे मोहन राकेश ने जालंधर में रहते हुए 26 जनवरी 1958 और 27 जनवरी 1958 के दिन लिखी है। अपनी प्रसन्नचित्त मनस्थिति का जिक्र करते हुए लेखक हवा के रूमानी प्रभाव का उल्लेख करता है। किसी से बात करने के मन में कामना उसके जागती है। वह अश्वस्थ स्नेहिल और घरेलू संबंधों की कामना करता है। वह चाहता है कि किसी के हाथ चाय की प्याली लाकर दें। इस सुखद कल्पना के बाद उसे पुनः निराशा घेर लेती है। उसे लगता है कि यह संभव नहीं है। जिससे उम्मीद की थी उसने तो मना कर दिया, और जो कर सकता था या कर सकती थी उसका अपना पारिवारिक दायित्व है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको मोहन राकेश के भीतर जो एक अकेलापन है, छिपा हुआ अकेलापन, वो आपके पाठक के सामने आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा। वो चाहता है, क्या चाहता है कि उसके साथ भी रहने वाली कोई हो, उसके साथ भी कोई ऐसा हो जो उसे गरम गरम चाय की प्याली ला कर दे, उसके पास भी कोई ऐसा हो जिससे वो बैठकर मीठी मीठी बातें कर सके। लेकिन वो ये भी कहता है कि जो ऐसा कर सकती थी उसने तो मना कर दिया, है ना। तो ये क्या है, ये उसके भीतर छुपा हुआ दुख है। लेखक जो है वो अपने जीवन के खालीपन से परेशान है। वह क्या चाहता है, वह चाहता है कि साहित्य की दुनिया में वह अपने आप को डुबा दे और भावनात्मक रिश्तों को वह मन से दूर निकाल फेंके। भावनाओं से वो कहीं दूर भागना चाहता है और वो चाहता है कि वो लिखता रहे, हर पल लिखता रहे, उसे किसी और चीज़ की याद ही ना आए, क्योंकि अगर याद आएगी तो उसे दुख लगेगा। उसे किसी चीज़ की याद ही ना आए, वो अपने आप को इतना व्यस्त रखना चाहता है। परंतु क्या यह संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि हर समय हम एक ही काम करते रहें और दूसरी हमें किसी चीज़ की याद ही ना आए? तो वह कहीं ना कहीं अपने ढुलमुलपन को ही दोषी मानता है। शिमला में किसी हितैषी महिला, नाम है मनोरमा साहनी, ने भी कहा था कि जब मन नहीं है तो शादी या ब्याह क्यों करते हो, मना कर दो। लेखक भी सोचता है कि वीणा को पत्र लिख ही दे। रात के वातावरण का जिक्र करते हुए लेखक चाहने लगता है कि वह लिखते लिखते थक जाए और सो जाए, परंतु थकता ही नहीं। थक भी गए और तब भी नींद नहीं आती। जब थक जाता है तब भी नींद नहीं आती, और जब सुबह नींद आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे 10 घंटे दफ्तर में काम करके आया हो, इतना थक गया। अगले दिन 27 जनवरी 1958 की डायरी में लेखक ने वीणा को लिखा पत्र उद्धृत किया है। वीणा के पत्र का जवाब देते हुए मोहन राकेश जी लिखते हैं कि सारे शहर में कोई जी भरकर बात करने के लिए व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि जिसकी चाहत थी वो नहीं मिला, सिर्फ उसका चेहरा मिलता है। मानवीय संप्रेषण की यह कमी लेखक को खलती है।
फिर वीणा का पत्र पढ़ता है। कितनी बार बता चुका हूँ कि माँ बस पर सफ़र नहीं कर सकती। मतलब यह है, माँ ना आए तो लेखक भी नहीं आ सकता। लेखक सोचता है कि वहाँ जाने से भी मन स्थिर हो जाएगा। क्या यह सत्य है? क्या दूसरी ओर अपने यहाँ से पलायन करके, अपने यहाँ से भाग करके कहीं दूर जाकर मन को शांति मिलेगी? तो ऐसा भी उसके मन में प्रश्न है कि वहाँ भी जाऊँ और तब भी वहाँ भी वही पीड़ा रहे, वहाँ भी वही दुख रहे, वहाँ भी वही खालीपन रहे, तो वहाँ जाने का क्या लाभ? लेखक अपनी इस डायरी में हमें यह भी बताता है कि वह इन दिनों लिखने पढ़ने के कार्यों में लगा हुआ है। फिर वह वीणा से आग्रह करता है कि वह रोज सोने से पहले मुझे एक पत्र लिख दिया करे, जैसा किसी को चाय की प्याली बनाकर देते हैं। काम असंभव तो नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। मोहन राकेश यहाँ फिर डायरी लिखने की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए कहते हैं, बहुत कुछ ऐसा भी संप्रेषण होता है जिसे बात के रूप में देखें तो कुछ भी नहीं है, पर होता वह बहुत कुछ है। बेटे, ये मैं डायरी में से आपको कुछ कुछ पंक्तियाँ, कुछ कुछ संवाद जो हैं वो मैं आपको साथ साथ पढ़ के सुना रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको डायरी जो है वो पूरी तरह से समझ आ जाए, क्लियर आपको बात जो है वो हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो आपको नोट्स भेजे गए हैं, जो आपको सिलेबस भेजा गया है, उसे भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें इस डायरी के जो पूरा अंश है उसका जिक्र जो है वो किया गया है। और अगर आप उसे पढ़ेंगे तभी आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझ सकेंगे और डायरी विधा क्या होती है उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकेंगे, और विशेषकर मोहन राकेश की डायरी। ठीक है, तो अपने अकेलेपन से मुक्ति पाने के लिए लेखक कामना करता है। क्या कामना करता है? कि उसके आसपास व्यक्ति ना सही एक भावना ही रहे, उसके रहने का विश्वास रहे, उसे लगता रहे कि अभी वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दे। अर्थात वो भावनाओं में, कल्पनाओं में इतना खोया रहना चाहता है कि उसे दूसरी कोई आभास हो ही ना, वह केवल अपने लेखन तक ही सीमित रहे। पत्र समाप्त करने के उपरांत लेखक अपने आप से संवाद की स्थिति में आता है और अपने मन को स्थिर करने के लिए अपने आप को एक सलाह देता है, एक सुझाव देता है। काम करना चाहते हो तो काम करो, निरर्थक कल्पनाओं में या मीठे ख्यालों में क्यों उलझते हो? कल्पनाओं में खोए रहना, मीठे ख्यालों में खोए रहना केवल एक समय का नाश है, समय को नष्ट करने वाली बात है। ठीक है बेटे, तो ये थी मोहन राकेश की डायरी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो डायरी के साथ साथ दूसरी विधाएं हैं, जैसे आत्मकथा हो गया, संस्मरण हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, तो इसमें और डायरी में क्या अंतर है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले बेटे बात करते हैं डायरी और आत्मकथा की। आत्मकथा एक अंतर्निहित उद्देश्य होता है। आत्मकथा जो होती है ना, उसके बीच में एक जो उद्देश्य है वो अंतर्निहित रहता है। क्यों? क्योंकि आत्मकथा के माध्यम से लेखक पाठक को कोई संदेश पहुंचाना चाहता है, उसका आत्मकथा लिखने के पीछे कोई उद्देश्य होता है। जबकि डायरी के पीछे या डायरी लिखने पर लेखक का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता, वो केवल डायरी अपने मन की संतुष्टि के लिए लिख रहा है, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए लिख रहा है। उसे पढ़ने वाला भी वही है, उसे लिखने वाला भी वही है। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी की मृत्यु के पश्चात उसकी डायरी जो है वो छप जाए, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक वो जीवित है तो उसकी डायरी केवल उसी के पास होती है। ठीक है बेटे, अब दूसरी बात क्या है कि डायरी अपने शुद्ध रूप में स्वयं को संबोधित करना होता है। उसका लेखक ही उसका, जैसे मैंने आपको बताया, कि पाठक होता है। डायरी आत्म साक्षात्कार का शुद्ध रूप है। डायरी प्रकाशित होने के लिए नहीं लिखी जाती,
जबकि संस्मरण जो है या आत्मकथा जो है वो प्रकाशित होने के लिए लिखी जाती है। डायरी केवल उसी दिन या उसी समय की घटनाओं पर आधारित होती है, केवल आज के दिन में जो हमारी दिनचर्या रही या जो हमारे साथ कोई आज के दिन में विशेष घटना घटित हुई उसके बारे में लिखना ही जो है डायरी में उसी दिन लिखा जाता है। लेकिन आत्मकथा क्या है? आत्मकथा हमारे पूरे जीवन भर का ब्यौरा है। उसे लेखक याद करता है, बचपन में मैं कैसा था, बचपन मेरा कैसा गुजरा, कौन कौन मेरे संगी साथी थे, दोस्त थे, मित्र थे, हम लोग क्या क्या शरारतें करते थे, या पढ़ाई में हम लोग कैसे थे, है ना, हम सबका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो आत्मकथा में लेखक जो है वो स्मृति अर्थात अपनी याददाश्त को पीछे ले जाता है और सोचता है फिर उसकी युवावस्था कैसी थी, वृद्धावस्था उसकी कैसी रही, दूसरे लोगों के साथ उसका संबंध कैसा रहा, समाज के साथ उसका संबंध कैसा रहा, जिस समय में लेखक उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की सभ्यता कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, उस समय की राजनीति कैसी थी। तो लेखक अपनी आत्मकथा में ऐसी सब बातों को स्मृति याद करता है, याद करके फिर अपनी आत्मकथा में लिखता है। लेकिन डायरी में वो केवल वही लिखता है जो अभी अभी अर्थात उसी दिन उसके साथ घटित हुआ हो। और एक बात देखो बेटे, आप खुद सोचो कि जब हम किसी चीज़ को अब आज से 10 वर्ष पहले, आज से 20 वर्ष पहले या आज से 50 वर्ष पहले की जब मैं कोई बात याद करने की कोशिश करूँगा तो ये अपने आप तय है कि मैं पूरी बात याद नहीं कर पाऊँगा। कुछ ना कुछ तथ्य जो हैं वो अवश्य मुझसे भूले रह जाएंगे। तो डायरी में अब कोई घटना आपके साथ अभी घटित हुई है तो शाम को आप उसके बारे में लिख रहे हो, सांझ को आप उसके बारे में लिख रहे हो, या तभी जब आपको समय मिला तभी आप उसके बारे में लिख रहे हो, तो यहाँ पर कुछ रह जाए, कुछ छूट जाए, ऐसा कम होता है। ठीक है, तो आत्मकथा जो है लेखक के जीवन का अंतिम निष्कर्ष है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अंतिम निष्कर्ष का भाव क्या है कि लेखक जो है वो अपने जीवन के अंत में अपनी आत्मकथा लिखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरी और संस्मरण की। डायरी में और संस्मरण में क्या अंतर है? बेटे वही बात तो वही है कि जो डायरी को जो लिख रहा है वही पढ़ रहा है, जबकि जब हम अगर संस्मरण की बात करें तो संस्मरण लिखा किसने? लेखक ने, और पढ़ने वाला कौन है? पाठक। तो यहाँ दो व्यक्ति हैं, एक लेखक और एक पाठक, लेकिन डायरी में एक ही व्यक्ति है, वही लेखक है और वही स्वयं पाठक भी है। ठीक है, और उसके बाद डायरी लेखन के पीछे जो व्यक्ति का कोई खास उद्देश्य नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो केवल आत्मसंतुष्टि के लिए डायरी लिखता है, जबकि संस्मरण लेखन के पीछे लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य जो है वो अवश्य छिपा रहता है, निहित रहता है। उसके बाद संस्मरण का विषय या नायक सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण या कोई लोकप्रिय व्यक्ति होता है, जबकि डायरी एक विद्यार्थी, एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, कोई भी लिख सकता है। अब आप हो, आप भी डायरी लिख सकते हो। आपके रोज़ाना जीवन में जो जो होता है उसके बारे में आप एक डायरी को लिख सकते हो। और बहुत से तो विद्यार्थी ऐसे हैं जो लिखते भी हैं, दिन भर में उन्होंने क्या क्या किया, है ना। तो ये एक अच्छी बात भी है, ये लिखना एक अच्छी बात भी है कि हम डायरी लिखते हैं और डायरी में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमारे साथ जो जो भी होता है, जो जो भी घटित होता है, उन सब के बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे संस्मरण उसी विषय या व्यक्ति पर लिखा जाता है जिसके बारे में लेखक को पूरी जानकारी हो।
संस्मरण मैंने आपको जैसे पहले बताया कि लेखक और पाठक दोनों अलग अलग हैं। लिखता कोई और है संस्मरण, और उसको पढ़ने वाला कोई और है। लेकिन डायरी में क्या है कि लेखक जो है वो खुद अपने बारे में, जो डायरी लिख रहा है वह खुद अपने बारे में ही डायरी में लिख रहा है। और उसका उद्देश्य भी क्या है कि डायरी वो खुद ही उसके पास, उसकी निजी संपत्ति की तरह उसी के पास रहे, वह किसी और के पास ना जाए या कोई और उसको ना पढ़े। क्योंकि डायरी में जैसे हमने पहले बात की थी कि सत्य पर आधारित है, और अगर मान लो लेखक से जीवन में कहीं कोई गलती होती है और उस गलती को भी वह अपनी डायरी में लिखता है कि आज मुझसे यह गलती हुई, जानबूझकर की या अनजाने में हो गई, तो वहाँ तथ्यों का पूरा ब्यौरा है। और लेखक भी चाहता है कि उसके जो ये जीवन के कुछ राज हैं वह दूसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे। इसी प्रकार बेटे डायरी और यात्रा वृत्तांत में भी यही लगभग अंतर है कि यात्रा वृत्तांत जो है वो किसी एक जो जहाँ हम कहें कि एक स्पष्ट नज़रिए से, स्पष्ट नज़रिया मतलब कि हमने निर्धारित कर लिया कि मैं पटना यात्रा पर गया, मैं किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर गया, मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर गया, मैं दुबई की यात्रा पर गया, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गया, तो उसके बारे में वहाँ मेरा अनुभव कैसा रहा, शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर कैसे मेरी वहाँ जाने की योजना बनी और उस योजना को मैंने कैसे अमली जामा पहनाया, है ना, क्या क्या मुझे सामान खरीदना पड़ा, कहाँ कहाँ मैंने पड़ाव लिया, किस किस होटल में किस किस जहाँ का मैंने रैन बसेरा किया, तो ये सब बातें जो हैं यात्रा वृत्तांत में आ जाती हैं। लेकिन डायरी बात वही है कि यात्रा वृत्तांत भी जो लेखक है या तो अपनी यात्रा जब उसकी पूरी हो जाएगी उसके बाद वो यात्रा वृत्तांत लिखेगा, तो वहाँ भी बहुत से तथ्य जो हैं वो अनभिज्ञ रह सकते हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ जो लेखक है वो तथ्यों की जानकारी अपनी सुविधा के अनुसार पाठक तक पहुँचाएगा, है ना। लेकिन डायरी में ऐसा कोई नियम नहीं है। वह डायरी तो केवल सीधा सा एक रूप है कि जो व्यक्ति के साथ दिन भर हुआ उसने वो अपनी डायरी में लिख लिया। तो बच्चों ये थी हमारी आज की विधा डायरी, जिसमें हमने मोहन राकेश के डायरी पर विशेष रूप में चर्चा की। आशा है डायरी की इस विधा को समझने में मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको अवश्य बहुत सहायता देगा और आपको ये वीडियो लेक्चर भी मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर्स की तरह बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको बेटे यह वीडियो लेक्चर्स पसंद आता है तो इस पर आप खूब लाइक कीजिए और अपने अच्छे कमेंट्स भी मुझे भेजिए। और अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका उत्तर मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी भेज दूँ। तो आज के लिए बेटे इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।